हेलो एवरीवन, अभिषेक अरोरा वेलकम यू ऑल। आई नो आप सभी का मैथ्स का एग्जाम खत्म हो गया है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए 10th के। तो फिर अभिषेक सर क्यों आए आज इतने टाइम बाद? कैसे याद आ गई? कुछ इंपॉर्टेंट तो बताया नहीं 10th मैथ्स में। तो मैं कुछ अपना ऑफलाइन वाले पार्ट में बिजी था, आई एम सॉरी, बट मेक श्योर कि आप केमिस्ट्री वाला पार्ट या साइंस वाले पार्ट में बिल्कुल परेशान मत होना। केमिस्ट्री फिजिक्स में आपकी मैं बहुत सारी हेल्प करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम बोर्ड एग्जाम में कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है वो केमिस्ट्री में। और मैं आज आपको जो वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको बेसिकली केमिस्ट्री में क्या क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिनके पास अभी तक हाथ में बुक नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मार्क कर लीजिए। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या टॉपिक फॉर्म हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा होमोलोगस सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? डिफाइन होमोलोगस सीरीज में आपको डिफाइन करना है। होमोलोगस सीरीज होती क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। होमोलोगस सीरीज होती है दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। होमोलोगस सीरीज में दो कॉन्जुगेटिव टर्म वो सेम काइंड की होनी चाहिए। या तो वो एल्केन हो, दो कोई भी एल्केन लो, या दो कोई भी एल्कीन लो, या दो कोई भी एल्काइन लो। लेकिन दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा CH2 ही होगा। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है हमेशा दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में। जैसे हमारा एपी था वैसे हमारा होमोलोगस सीरीज है। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया जो आपको डिफाइन में लिखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो मेंशन कर सकते हो वो कर सकते हो आप अपने CH2 जो है, मतलब 14 यूनिट। अब 14 यूनिट्स कैसे बनी है हमारी? कार्बन जो है उसके 12 होता है, हाइड्रोजन 2 है। अब दो हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया? 12 प्लस 1 दैट इज 14 यूनिट का यहाँ डिफरेंस हो सकता है। इसमें आप जब अगर सपोज 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आप वहां पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो। आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, कार्बन 5 ले लिए तो C5H10 हो गया अगर आप एल्कीन लेते हो तो, और कार्बन 6 ले लिए तो C6H12 हो गया, तो कार्बन का 6 के साथ भी हो गया। और इनका डिफरेंस कितना लिखा दोगे आप यहाँ पे? C और H2 का डिफरेंस आप लिख दोगे, जिसका हमारा आंसर 14 यूनिट आएगा। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज के ऊपर। ये आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया और आई थिंक आपको समझ भी आ चुका है कि इसमें करना क्या है। सेकंड टॉपिक है हमारा आइसोमर्स। आइसोमरिज्म जो है या आइसोमर्स जो होते हैं, तो आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सैंपल पेपर में भी इवन उसमें दे रखा है कि आइसोमर्स क्या होंगे C4H10 के। तो C4H10 जो है वो वहां कौन किसके लिए काम कर रहा है? वो काम कर रहा है ब्यूटेन के लिए। और ब्यूटेन का सिंपल सी मैं एक बात बताऊं तो ब्यूटेन के पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन होते हैं। अब आपको आइसोमर्स में करना क्या होता है? आइसोमर्स की प्रॉपर्टी सुन लो। उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको चेंज क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज करना है। आपको उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है, दिखने का जो तरीका है वो चेंज करना होता है। तो एट अ टाइम आपको एक बार में एक ही कार्बन रिमूव करना है और उसको अलग अलग पोजीशन पर ट्राई करके देखना है कि हम कहां कहां डिफरेंट पोजीशन पर उसको लगा सकते हैं। ये सेकंड हमारा टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट कि हम क्या कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। भाई वाई कार्बन, कार्बन ही क्यों? कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? कार्बन ही क्यों इतना स्टेबल है? क्यों? और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है? क्या ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है जो इतने सारे कंपाउंड बनाता है? तो नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। मतलब कंपाउंड काफी सारे, लेकिन कार्बन ही क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है उसकी साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, वो इजीली मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नंबर ऑफ जो कार्बन बॉन्ड है उसके ज्यादा बनते हैं, चेन कंपाउंड बना सकता है, वो साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच कंपाउंड बना सकता है। ये सारी उसकी स्पेशलिटीज है। अब कार्बन के बारे में अगर आपको लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में दे रखी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जिसमें हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक हो गए। 4 टॉपिक आपके पास 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया, सपोज CH3OH दे दिया,
तो CH3OH कौन से फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है? तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि वो अल्कोहल का पार्ट है, ठीक है। OH लगा हुआ है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH है। या उसे CH3COOH दे दिया तो यहाँ पे डबल OH जो है वो किसके लिए? ओइक एसिड के लिए। या आपको ब्रोमो, क्लोरो, पेंटो मतलब जो आयोडो वगैरह दे दिया तो ये हमारे हैलोजेंस के लिए, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है और इसके अलावा कुछ खास इसमें है नहीं जो इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन जो इसमें फॉर्म हो सकता है वो हो सकता है नेम द एलिमेंट एक्स, जो हमारी बुक में कई जगह पे दे भी रखा है कि नेम द एलिमेंट एक्स दैट हैज 6 एलिमेंट इन द 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लो, मैं बता देता हूं आपको। नेम द एलिमेंट एक्स, नेम द एलिमेंट एक्स विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है सॉरी। और इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग्स के लिए भी एसेंशियल है। तो वो एक्स एलिमेंट क्या होगा? तो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो इसका आंसर होगा। तो हमें एक और अच्छा क्वेश्चन मिल चुका है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन याद रखना, नेम द एलिमेंट एक्स, और ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो NaCl है वो उसका डॉट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर NaCl ही आएगा, MgCl2 भी आ सकता है, लेकिन लेविस के जो डॉट स्ट्रक्चर है कि डॉट स्ट्रक्चर से कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो डॉट स्ट्रक्चर पे ऊपर आप एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आने के चांसेस है, तो वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब इस चैप्टर 4 में तो हमें सब कुछ क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 5 जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसको मार्क कर लो। चैप्टर 5 जो है पीरियोडिक टेबल वाला, इसमें क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की पोजीशन के ऊपर 110% क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं बिल्कुल डैम श्योर हूं। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और जिस दिन पेपर खत्म हो शाम को ऑफ, आप अगर पेपर में क्वेश्चन ना मिले तो सब्सक्राइब की जगह अनसब्सक्राइब कर देना। मैं बिल्कुल इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं। और मैं इवन ये भी बोल रहा हूं कि इस वीडियो को जितने नंबर ऑफ आपके फ्रेंड्स है, बैचमेट है, उनको शेयर। पेपर में क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे, पेपर के क्वेश्चन के लेवल जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्चुअल में हमें समझना क्या है, समझना है कि क्वेश्चन क्या फॉर्म कर सकता है CBSE बोर्ड। और 2 साल बाद बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो पेपर लेंथी था, आई नो, हम जानते हैं उसको पेपर लेंथी था, बट अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको लिख लो, टू फाइंड अ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड करोगे कि वो कौन से पीरियड में है, वो कौन से ग्रुप में है? ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अब इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी उसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 2,8,8। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 2,8,8। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो हमारे पास 3 शेल फिल्ड हुई है, 2 हुई है, 8 हुई है और 8 हुई है। कितनी शेल यूज हो गई? 3 शेल यूज हो गई ना। तो जितनी शेल यूज होती है, लिख लो इसको भी, नंबर ऑफ शेल यूज्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। कितने पीरियड यूज हुए? नंबर ऑफ शेल के बराबर। तो 3 शेल यूज हुई तो 3 उसका पीरियड नंबर हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा 3 के बाद, 3 और 3 के बाद हमेशा +10 करना है। तो 8 आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, तो 8 + 10 कितना हो गया? 18। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया उसका? 18 हो गया। यहां तक समझ आया? कितना सिंपल था ना ये वाला पार्ट। तो एक तो हो सकता है इस पैटर्न का कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और आपको ये पता करना है कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन पता करना बहुत आसान हो गया। पीरियड नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ शेल यूज्ड होता है, और जो ग्रुप नंबर होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ जाएंगे,
और अगर 2 से ज्यादा है आउटरमोस्ट शेल में, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, मतलब 8, 9 तक तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन जैसे अगर वो मोर देन 3 चलेगा तो आपको +10 करना है, ग्रुप नंबर 18 तक आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये पहला पैटर्न हो गया। सेकंड हो सकता है वो सीधा आपको एटॉमिक नंबर ही पकड़ा दे, एटॉमिक नंबर पकड़ा दिया, सपोज उसने 12 पकड़ा दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी आपको ही फिल करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना बहुत आसान है। अगर आपके पास 12 दे रखा है तो आपने 2 पहले वाले को दिया, पहले शेल में 2 आया, बचे कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन? 10 बचे। आपने 8 सेकंड वाले में दे दिए, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बचे कितने? 2। तो आपके पास जो लास्ट शेल है, उस लास्ट शेल के अंदर क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। कितने शेल यूज हुई? वापस से 3 शेल यूज हुई। आप चेक कर लो, आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पड़ी है उसमें देख लो, 3 शेल यूज हुई है, तो थर्ड पीरियड के अंदर चल जाओ, चले गए थर्ड पीरियड के अंदर। अब आपके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 का 2 ही लेंगे, तो ग्रुप नंबर 2 आ गया। अब ग्रुप नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, यहां पे चेक कर लो आपके पास 12 नंबर पे क्या मिल रहा है, क्या वो ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के अंदर बैठा है या नहीं बैठा? वो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट बैठा है, मैग्नीशियम नाम का बैठा होगा, देखो चेक करो 12 नंबर पे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिटेशन। भाई लिमिटेशन तो पक्का आएगी, मार्क कर लो, लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपके ऊपर कि मेंडलीव की लिमिटेशन क्या थी, मेंडलीव की गलतियां क्या थी, उस गलतियों के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म आने वाला है। तो मेंडलीव की लिमिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो आता है लिमिटेशन, वो आ सकती है न्यूलैंड की। डॉबिनेट जो है उसके ऊपर लिमिटेशन कम आने के चांसेस है, क्योंकि उसने उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट था भी नहीं, क्योंकि उसने 3 ही ट्रेड बनाए थे, मतलब 9 एलिमेंट को अरेंज करा था, उसने कुछ खास किया नहीं था। लेकिन न्यूलैंड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था। उसने बहुत सारी जो लिमिटेशंस थी कि इतने एलिमेंट बने और आगे एलिमेंट नहीं बनेंगे, तो ये सारी बातें उसकी लिमिटेशंस पे काउंट होती। उसने जो कोबाल्ट और निकल के लिए था उसने कुछ भी नहीं बताया था, 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो ये लिमिटेशंस ही हैं, और लिमिटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये वाला पार्ट भी आप मार्क कर लेना। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस जो आएगी वो आएगी मेंडलीव के ऊपर। अगर उस पर क्वेश्चन नहीं बना तो न्यूलैंड के ऊपर बनने के चांसेस है, लेकिन डॉबिनियर के ऊपर चांसेस ना के बराबर है। पढ़ना उसको भी है, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है बुक के अंदर, लेकिन हमें सबसे पहले इनको जरूर पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके बैचमेट्स जिनका मैथ्स का पेपर कुछ खास नहीं गया है, जिनका अच्छा गया है, साइंस का पेपर ट्रिक के आने के चांसेस बहुत सारे हैं, तो ये कर लेना। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हेनरी ने दिया था, हेनरी मॉसले ने दिया था, वो जरूर पढ़ लेना। हेनरी मॉसले का लॉ जरूर आ सकता है। इसके बाद मेंडलीव का लॉ आने के भी चांसेस है। न्यूलैंड का लॉ आने के चांसेस वापस से कम बन रहे हैं, लेकिन मॉडर्न का और मेंडलीव के आने के चांसेस ज्यादा है। तो एक इनका लॉ वाला पार्ट हो गया, और एक लास्ट में जो टॉपिक दे रखा है मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके ट्रेंड्स क्या हुए, ट्रेंड मतलब कैसे वेरिएशन मिल रहे हैं हमें जब हम पीरियड के लॉन्ग चल रहे हैं या ग्रुप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो क्या क्या वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनके साइज के बारे में, कि साइज कैसे इंक्रीज होती है। अब साइज जो इंक्रीज होती है वो होती है जब भी आप डाउनवर्ड मूव करोगे ना, तो हमेशा साइज आपकी डिक्रीज होती हुई, सॉरी इंक्रीज होती हुई मिलेगी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो साइज इंक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज करना क्यों हो रहा है, मतलब होता क्यों है, उसका रीजन भी सुन लो, कि जब भी वो एक एक स्टेप नीचे आ रहा है ना, उसकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, और शेल इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, उसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका डाउन द ग्रुप हो गया। और जब वो लेफ्ट टू राइट जाता है तो कैसे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो कैसे पता लगेगा? भाई लेफ्ट टू राइट जाएगा तो उसकी शेल तो सेम चल रही है। अगर आप थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के अंदर चल जाओ तो के, एल, एम और एन जो भी 2 या 3 शेल चल रही है, वो 2 या 3 ही चलती रहेगी एट द एंड तक, पूरे पीरियड के अंदर। तो वहां साइज डिक्रीज होती है, और क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो अपनी तरफ खींचता है और उसकी साइज को छोटा करता जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है साइज के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के ऊपर, कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव कब होगा। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव टोटली डिपेंड करता है उसकी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी करता है। तो ये 3 टॉपिक जो है ट्रेंड्स के अंदर, 3 टॉपिक हमें अच्छे से करने। एक तो साइज हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, तीसरा हो गया उसकी मेटेलिक
और नॉन मेटेलिक बिहेवियर के ऊपर। तो ये तीनों टॉपिक कर लेना। केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है। ये जो कुछ टॉपिक बताए, आई नो इसमें पूरा चैप्टर ही कवर हो गया, बट आप करो ना, इतना सा कर लोगे ना, जो इंपॉर्टेंट मार्क बताए मैंने, कुछ क्वेश्चन बताए, वो इनफ है। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि मतलब ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है टच में, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट जो होता है एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के अंदर टॉपिक है कि ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां लेयर्स की फॉर्म होती है। लेयर्स जो होती है ना, हेक्सागोनल रिंग्स की शेप में जो लेयर्स होती है, वो लेयर्स एक के ऊपर एक स्लाइड करती है। क्यों करती है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से वो स्लाइड करती है। दूसरा क्वेश्चन जो आने के चांसेस है, ग्रेफाइट ही कंडक्टर क्यों है? भाई डायमंड भी तो कार्बन से बना हुआ है, एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप है। तो डायमंड एलोट्रोपी का जो फॉर्म है वो कंडक्शन नहीं करता और ग्रेफाइट करता है। तो ग्रेफाइट इसलिए करता है क्योंकि ग्रेफाइट जो है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आप हेक्सागोनल रिंग है ना, उसको देखना, एक कार्बन को किसी को भी मार्क कर लेना, उसके देखना 3 ही हैंड्स होंगे, 3 बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री चल रहा है उसके पास। तो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास जो कंडक्शन हो रहा है उसमें हेल्प करता है। और ऐसा एक कार्बन नहीं कर रहा, वो कार्बन के अंदर जितनी भी चेन है वो सारी चेन के अंदर एक ही काम हो रहा है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर रहा है? कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए केमिस्ट्री के। मैं आपके पास वापस आऊंगा, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बोलना इस वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड तक देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनका एक्सप्लेनेशन आपको सब मिलेगा, फिजिक्स के अंदर भी मिलेगा। और जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।